नमस्कार। इस लेक्चर में हम हिंदी निबंध के दूसरे युग यानी द्विवेदी युग के निबंध साहित्य पर विचार करेंगे। हिंदी निबंध साहित्य का जो दूसरा युग है द्विवेदी युग, वह 1920 का समय कहलाता है। हमने इससे पहले निबंध की परिभाषा, एक सामान्य परिभाषा, निबंध के तत्व, निबंध के प्रकार और इसका जो उद्भव काल था यानी भारतेंदु काल, उसके निबंध, उस युग में लिखे गए निबंध और विशेषकर निबंधकारों की विशेषताओं के बारे में बातचीत की है, जानकारी प्राप्त की है। तो अब हम इसके बाद द्विवेदी युग के निबंध साहित्य पर विचार करेंगे, जो जिसका समय 1920 का है। यह हिंदी निबंध साहित्य का दूसरा कालखंड है। हमें जानते हैं कि द्विवेदी जी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन जो है वह भी एक क्रांतिकारी, एक युगांतकारी घटना है। इस दृष्टि से भी कि भारतेंदु युग के माध्यम में जिस तरह से हिंदी गद्य का विकास हो रहा था, हिंदी भाषा, खड़ी बोली हिंदी का एक रूप निश्चित हो रहा था, उस दृष्टि से तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन बिल्कुल एक क्रम में होता है, सही समय पर होता है, ताकि जो परंपरा से जो चली आ रही चीज़ें थी उसको बिल्कुल व्यवस्थित रूप में और विकसित करने का श्रेय जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। और द्विवेदी जी का सरस्वती पत्रिका का संपादक बनना हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़ी घटना मानी जाती है और माना जाता है कि सरस्वती पत्रिका के आगमन के बाद से कम हिंदी गद्य का एक रूप जो है वो निश्चित होने लगा और भाषा का रूप भी स्थिर होने लगा। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए, उसका प्रभाव निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा है, यह हमें दिखाई पड़ता है। बहुत सारे साहित्यकारों ने भी इस बात को माना। हमने चर्चा की है कि प्रेमचंद और निराला तक लोगों ने भी, जो अलग अलग विधा के रचनाकार थे, उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है। तो द्विवेदी जी जो थे वो खुद भी एक बहुत आला दर्जे के, मतलब बहुत अच्छे निबंधकार थे, श्रेष्ठ निबंधकार थे। तो द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध माना, जिस बेकन के बारे में हमने इससे मतलब निबंध से संबंधित जो पहला लेक्चर था उसमें हमने चर्चा की। और निबंध को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसको बेकन विचार रत्नावली के नाम से प्रकाशित किया। द्विवेदी जी के अपने निबंधों का जो संग्रह था वो रसज्ञ रंजन नाम से छपा। द्विवेदी जी के जो प्रसिद्ध निबंध हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत। द्विवेदी जी के निबंधों में वैचारिकता तथा गंभीरता दिखाई पड़ती है। वह उनके व्यक्तित्व में भी था और उनकी रचनाओं में भी वह तारी है, दिखाई पड़ता है। भारतेंदु युग की हास्य व्यंग्य शैली का विकास यहाँ रुक सा जाता है। हास्य व्यंग्य का प्रयोग जो है द्विवेदी जी नहीं करते। वह बिल्कुल गंभीर रूप से किसी भी विषय का जब प्रतिपादन करते हैं तो पूरी गंभीरता से उसका अपनी रचना के अंतर्गत उसको प्रतिपादित करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। निबंधों की भाषा शुद्ध है, परिमार्जित है, बिल्कुल उसका एक रूप निश्चित कर ही रहे थे द्विवेदी जी। द्विवेदी जी के निबंध जो प्रायः व्यास शैली में रचित हैं, जिससे बोधगम्यता का गुण यहाँ मौजूद है। भाषा भले ही शुद्ध परिमार्जित है, गंभीरता से विश्लेषण विवेचन हुआ है, पर उनके निबंधों में दुरूहता या क्लिष्टता नहीं के बराबर है, जो एक आदर्श अच्छे निबंध की विशेषता मानी जाती है। विषय के अनुरूप उन्होंने शैली में परिवर्तन भी किया है। जैसे अगर आप मेघदूत निबंध का उदाहरण देखें तो उन्होंने लिखा कि कविता कामिनी के कमनीय नगर में कालिदास का मेघदूत एक ऐसे भव्य भवन के सदृश है जिसमें पद्य रूपी अनमोल रत्न जड़े हुए हैं। अब ये भाषा काव्यात्मक है,
बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य भाषा है उसके निकट की भाषा है, इसमें अलंकार भी है। कहने का अर्थ यह है कि जब वो मेघदूत के बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो कि संस्कृत साहित्य की रचना है और हमारे आदि कवि कालिदास की रचना है, तब वहाँ उनकी भाषा जो है वह परिवर्तित हो जाती है। इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे वो माधव प्रसाद मिश्र थे, गोविंद नारायण मिश्र थे, श्याम सुंदर दास थे, सरदार पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, ये सारे जो लोग हैं ये जाने पहचाने नाम है और इस युग के प्रमुख निबंधकार थे। द्विवेदी जी की परंपरा का अनुसरण करते हुए इस युग के ज़्यादातर लेखकों ने विचार प्रधान निबंध ही लिखे। इस युग में द्विवेदी जी का व्यक्तित्व जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत महत्वपूर्ण था और उसका असर इस युग के उनके युग के रचनाकारों पर, निबंधकारों पर पड़ना अवश्य संभावित था, इनवाइटेबल था। माधव प्रसाद मिश्र के जो निबंध संग्रह है उसका नाम है माधव मिश्र निबंधमाला। धृति, सत्य जैसे निबंधों की रचना उन्होंने विचार प्रधान और गंभीर शैली में की है। गोविंद नारायण मिश्र, भाषा इनकी संस्कृतनिष्ठ, अलंकारों से बिल्कुल आच्छादित मानी जाती थी। आलोचक कहते हैं कि अलंकारों के बोझ से दबी हुई थी इनकी भाषा। वाक्य लंबे लंबे थे, तत्सम और सामासिक पदावली की खूब सारी अधिकता है, जिससे इनके निबंध जो हैं थोड़े दुरूह और थोड़े क्लिष्ट हो गए हैं। इस युग के जो श्रेष्ठ निबंधकार हैं माना जाता है, जो प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं, वो श्याम सुंदर दास माने जाते हैं। हमको पता है, हमने हिंदी आलोचना के विकास के संदर्भ में श्याम सुंदर दास के का जो योगदान है उसका मूल्यांकन किया है और ये देखा कि वो मुख्यतः अध्यापकीय आलोचना करते थे। एमए के विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार उन्होंने हिंदी में आलोचना की रचना की। उच्च कोटि के आलोचक माने जाते थे। तो उनके निबंधों के विषय प्रायः आलोचना से ही संबंधित हैं, जैसे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य इत्यादि। इनके निबंधों में आत्माभिव्यंजना एवं व्यक्तित्व के तत्वों की उपेक्षा करते हुए विचारों की अभिव्यक्ति पर जोर है तथा उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि अगर किसी विचार से वो सहमत नहीं है, साहित्य के किसी प्रतिमान से, या उनको लगता है तो वो उसका खंडन करते हैं। खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक आलोचक के तौर पर उन्होंने खंडन किया, मतलब, और कहा कि वो श्रेष्ठ संपादक हैं और भाषा का परिमार्जन उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो ये हिंदी साहित्य में आलोचकों की एक पद्धति होती है जिसमें अपने आलोचना में गुण दोष और उसके का निर्णय करते हैं। तो उस समय वो अपने निबंधों के माध्यम से भी ऐसा कर रहे थे। वाक्य रचना और इनका जो निबंधों का जो कथ्य है, मतलब वाक्य रचना की वजह से इनके निबंधों का कथ्य जो प्रभावशाली बन गया है, क्योंकि यह बहुत ही निखरे और हुए और श्रेष्ठ वाक्यों की सर्जना इन्होंने अपने निबंधों में की है। इस युग के दूसरे जो प्रमुख निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हम जानते हैं कि एक भाषाविद के तौर पर, पुरातत्वविद के तौर पर उनका काफ़ी सम्मान है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी इन्होंने ही कहा था और बहुत ही गंभीर अध्ययन है उनका पुरानी हिंदी पर। तो वो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे, भाषाविद थे। तो इस वजह से इनके निबंधों में पांडित्य की एक झलक दिखाई पड़ती है। इनके जो अध्ययन की जो खासियत है और जो निबंधों की भी वही खासियत है कि जो बाकी जगह भी इन्होंने लिखा है कि इसमें गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग्य का पुट दिखाई पड़ता है। भाषा प्रौढ़ है, विषय के अनुकूल है, बावजूद इसके और शायद इसी वजह से बेहद सहज है, आराम से सुगम्य है, समझ में आने वाली भाषा है। इनके जो प्रमुख निबंध हैं, संग्रह हैं, वो गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, निबंध हैं इनके ये सारे। गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, ये तुलसीदास की एक पंक्ति है, मारेसी मोही कुठाव। मतलब इस निबंध में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ये चर्चा करते हैं कि कौशल्या दशरथ से जब कैकेयी ने यह वर मांगा कि उनके पुत्र को राजा बना दिया जाए और साथ ही राम को वनगमन का आदेश दे दिया जाए, तो
दशरथ कहते हैं कि तुम मेरा सर मांग लो, लेकिन मुझसे राम से राम को मुझसे जुदा मत करो, मतलब वो जुदाई मत मांगो। और वो कहते हैं कि मारे सी मोही कुठाओ, कुठाओ मतलब खराब जगह, यानी तुमने मुझे बहुत ही खराब जगह पर, बहुत ही कमज़ोर जगह पर चोट किया। और इसके बाद वो अपने इस निबंध में भारतीय संस्कृति और बाकी उसके पहलू और समाज के बारे में चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने पांडित्यपूर्ण तरीके से, प्रभावशाली तरीके से विचार करते हैं। तो ये इस युग के हिंदी निबंध इतिहास के एक बहुत ही प्रमुख निबंधकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सरदार पूर्ण सिंह एक बहुत ही प्रमुख नाम है। हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता और भाषा की लाक्षणिकता के लिए सुविख्यात रहे हैं। कि लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया इन्होंने अपने निबंधों में और भावात्मक निबंध लिखे। सरदार पूर्ण सिंह बिल्कुल द्विवेदी युग, जब हिंदी निबंध का दूसरा युग ही चल रहा था, इस युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह को कहा जा सकता है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। ये बहुत अच्छी बात है कि विश्व साहित्य से भारतीय साहित्य जुड़ रहा था। और इस तरह से जब जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ऑन लिबर्टी का अनुवाद किया हिंदी में, या स्पेंसर पर लेख लिखा, उसी तरह से वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में सरदार पूर्ण सिंह उस पर लिख रहे हैं और उसको अमेरिका का मस्त योगी बता रहे हैं। और बहुत बड़े कवि हैं वॉल्ट व्हिटमैन। आज भी फिर से उनके खूब सारे लोग, उनकी कविताएं खूब प्रसिद्ध हो रही हैं, लोग उनका पाठ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारे जो साहित्यकार थे वो इतने सतर्क और सचेत थे कि वह दुनिया भर के श्रेष्ठ साहित्य से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्वाधीन चिंतन, मतलब कि चिंतन की स्वाधीनता जो है इनके निबंधों की विशेषता है कि बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप, एक चिंतन, एक नए तरह का विचार इनके निबंधों में दिखाई पड़ता है। और लाक्षणिक एवं व्यंग्य शैली जो है इनकी प्रधान शैली है। कभी बीच बीच में ये व्यंग्य भी करते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है एक जगह कि आजकल भारत में परोपकार का बुखार फैल रहा है। या ये लिखा कि वह वीर ही क्या जो टीन के बर्तन के समान झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाए। तो इस तरह की जो लाक्षणिक या व्यंग्यात्मक शैली थी, सरदार पूर्ण सिंह ने अपने निबंधों में उसका खूब प्रयोग किया। अब अगर इन सारे जिन निबंधकारों पे हमने विचार किया, उसके आधार पर अगर हम ये देखें कि इस युग के जो प्रमुख निबंधों की जो विशेषताएं थीं इस युग की, द्विवेदी युग की, तो उसमें हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के निबंधों में जहाँ व्यक्तित्वता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक परंपरा का ह्रास दिखाई पड़ता है। यहाँ पर व्यक्तित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है, या उसको निबंधों में उस तरह से नहीं लाया गया है। मतलब जो जिस पर विचार किया जा रहा है उस विचार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया कि अगर आप भारतीय साहित्य की विशेषताओं पर बात कर रहे हैं तो उसमें जो व्यक्तित्व है उसका ह्रास होना निश्चित रूप से तय है। हाँ, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सरदार पूर्ण सिंह के लेखों में, निबंधों में दिखाई पड़ता है, व्यक्तित्व का दर्शन होता है। और बाकी जो निबंधकार थे, एक प्रवृत्ति के स्तर पर वहाँ पर व्यक्तित्व जो जितना भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहाँ और उनके युग के निबंधकारों में दिखाई पड़ता है, वो उस युग के निबंधकारों में नहीं दिखता। द्विवेदी युग में विचार प्रधान निबंधों की रचना अधिक हुई, हमने ये चर्चा भी की। भारतेंदु युग की तुलना में भाषा और शैली में प्रौढ़ता आई। यह एक उत्तरोत्तर एक विकास जो था, मतलब जो विकास की गति की शुरुआत द्विवेदी युग में हुई, वह यहाँ धीमी नहीं पड़ी और भाषा और शैली के स्तर पर प्रौढ़ता आई, जो हिंदी निबंध की दृष्टि से एक अच्छी बात कही जा सकती है। युगीन सभ्यताओं की अपेक्षा साहित्यिक एवं वैचारिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए निबंध के विषयों की खोज की गई। मतलब इस युग में ज़्यादातर जो चर्चा हुई वह भाषा, साहित्य, इस तरह और वैचारिक जो समस्याएं थीं उस पर ज़्यादा निबंध लिखे गए। युगीन समस्याओं पर उतने निबंध इस युग में नहीं लिखे गए जितना भारतेंदु युग में लिखे गए थे। इस युग के निबंधकारों ने भावात्मक, विचारात्मक, शोधपरक सभी शैलियों का प्रयोग किया और भाषा जो थी वो भाषा जो व्याकरण सम्मत थी, प्रौढ़ थी, परिमार्जित थी, इस तरह की भाषा का प्रयोग इस युग के निबंधों में दिखाई पड़ता है। तो ये जो है ये भारतेंदु युग के हैं
द्विवेदी युग के निबंधों की सामान्य विशेषताएं हैं और हमने इस लेक्चर के तहत द्विवेदी युगीन निबंधों की विशेषताएं, द्विवेदी युगीन निबंधकार, उनकी रचनाओं की विशेषताएं और सामान्य तौर पर द्विवेदी युग में रचे गए निबंधों की विशेषताओं पर विचार किया। धन्यवाद।